जय हिंद साथियों। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए, रोज़ तो साइंस की वीडियो आती है और रोज़ मैं साइंस की वीडियो बनाता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए जीके में इतिहास की जो वीडियो बना रहा हूँ। इतिहास की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप लोग जीएस यानी जनरल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसके साथ जीके भी थोड़ा तैयार करेंगे तो ठीक रहेगा। तो जीके में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लूसेंट। लूसेंट एक बुक, बहुत फेमस बुक होती है। लूसेंट बुक का मैं नोट्स बनाया हूँ और उसी नोट्स को आप लोगों के समक्ष साझा करूँगा। तो चलिए, मैं आप लोगों से एक और चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को क्या कीजिए कि सब्सक्राइब तो पहले कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब पहले कर लीजिएगा और लाइक करके अपने 2-4 दोस्तों को ज़रूर भेज दीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इतिहास कहते किसको हैं। इतिहास कहते का किसको हैं, इतिहास किससे, किस शब्द से मिलके बना है। तो इतिहास बना है हिस्टोरिया शब्द से। किस शब्द से बना है? हिस्टोरिया, याद रखना है। हिस्टोरिया शब्द से बना है। और हिस्टोरिया शब्द कहाँ से लिया गया है? यूनानी भाषा से। किस भाषा से लिया गया है? यूनानी भाषा से लिया गया है, याद रखना है। यूनानी भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? हिस्टोरिया शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यह खोजों से प्राप्त ज्ञान। क्या है? खोजों खोजों से प्राप्त ज्ञान। ये सब उस इस लूसेंट वाली बुक में दिया है। आप लोग अगर उसको पढ़े होंगे तो जानते होंगे, अगर जानते होंगे तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। इतिहास के पिता किसको हम लोग बोलते हैं? इतिहास के पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री किसको हम लोग बोलेंगे? तो फादर ऑफ हिस्ट्री हम लोग बोलेंगे हेरोडोटस। किसको बोलेंगे? बोलेंगे हेरोडोटस। हेरोडोटस हेरोडोटस की एक प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या बुक है? बुक का नाम क्या है? बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका बुक इन्होंने लिखी थी। हेरोडोटस हम लोग इतिहास के पिता, इतिहास के क्या बोलते हैं? पिता बोलते हैं। याद रखना है ये सब चीज़ें। अब देखेंगे कि इतिहास का विभाजन किसने किया था और इतिहास को कितने भागों में बांटा गया था। हम लोग अभी इतिहास के बारे में देखें, इतिहास का विभाजन किसने किया था। तो विभाजन विभाजन किसने किया था इसको हम लोग देखेंगे। विभाजन करने वाले का नाम था क्रिस्टोफ सीलियर। मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्रिस्टोफ, यह एफ है, और सीलियर्स, सेलियर्स है, सीलियर नहीं सेलियर्स है, सेलियर्स, सेलियर्स। और यह विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो यह विभाजन 3 भागों में किया गया है। प्राचीन कौन 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 सा इतिहास? प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत। दूसरा है मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, कालीन भारत। और तीसरा है आधुनिक भारत। क्या है? आधुनिक भारत। याद रखना है ये सब चीज़ें। पूछ देता है। सबसे ज़्यादा चीज़ें मैंने जो बताई, यह हेरोडोटस से पूछ सकता है, और हिस्टोरिया शब्द से पूछ सकता है, और विभाजन किसने किया था? क्रिस्टोफ सेलियर्स नाम के आदमी थे, इन्होंने विभाजन किया था। अब हम लोग आगे देखेंगे भारत का नाम।
भारत का नाम कितना है और किस किस कारण से रखा गया था उसको हम लोग देखें। तो भारत का नाम सबसे पहले राजा भरत के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर रखा गया था? राजा भरत। राजा भरत थे, इनके नाम पर रखा गया था। राजा भरत के नाम पे नाम पर रखा गया था। अब देखेंगे कि आर्यवर्त, हमारे देश का नाम, भारत का नाम आर्यवर्त भी था। याद रखिएगा, आर्यवर्त था। अब मैं सबसे पहले सब चीज़ों को लिख लेता हूँ। जम्बू द्वीप था, जम्बू द्वीप। फिर उसके बाद था हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। और उसके बाद था इंडिया। इंडिया और हिंदुस्तान तो अभी लोग बोलते हैं। IND, अरे यार, इंडिया। अब देखेंगे हम लोग किस आर्यवर्त, जो आर्य सब आए थे, आर्य आए थे, तो आर्य जो आए थे, आर्यों ने आने के कारण इसको आर्यवर्त कहा गया। जम्बूद्वीप, यहाँ पे जम्बू के पेड़ जो है, जम्बू के जंगल पाए जाते थे, जम्बू के जंगल पाए जाते थे, और या जामुन के जंगल जो भी थे, इसके कारण जम्बूद्वीप बोला गया। और जो हिंदुस्तान इसलिए कहा गया कि जो जो सिंध के वासी थे, तो सिंधु न बोल करके उसको को ह बोलते थे, इसलिए वह हिंदुस्तान पड़ा। और इंडो इंडो यूनानी जो थे, उन्होंने इंडिया रखा। इस तरह से यह नाम रखे गए थे। भारत के नाम जो है सबसे ज़्यादा पूछता है आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान और इंडिया। और यह भारत तो है ही। इतने नाम है। आगे देखेंगे हम लोग भारत का इतिहास काल। भारत का इतिहास काल कितने होते हैं? तो भारत एक प्रागैतिहासिक काल पहला है, फिर आग्य ऐतिहासिक काल, और फिर उसके बाद ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो था पाषाण काल। अब पाषाण काल में 3 काल थे। कौन कौन से थे? हम लोग थोड़ा देखेंगे इस तरह से। इसकी स्लाइड इस तरह से बनाते हैं। यहाँ से ऐसे ऐसे बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल को हम लोग इसको पूरा मतलब डिस्कशन कर लेते हैं। पूरा पाषाण काल में क्या था? शिकार का, शिकार, मानव क्या करना सीख गया था? शिकार करना सीख गया था। और क्या करना सीख गया था? आग की खोज। क्या थी? आग की खोज इसने सीख ली थी। अब उसके बाद क्या था? एक और दूसरा था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, ये जो था मध्य पाषाण काल में जो था, इसमें क्या था कि इसमें सबसे पहले मानव ने क्या सीखा था? पशु पालन। क्या था? पशु पालन। याद रखिएगा। अब उसके बाद एक और है नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल था। तो नौ पाषाण काल में मानव ने क्या सीखा था? तो नौ पाषाण काल में कृषि और पहिए की खोज। किस चीज की? कृषि और पहिए की खोज। पहिए की खोज करना सीख गया था मानव। अब देखेंगे हम लोग कि इससे संबंधित हम लोग ये जो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नौ पाषाण काल, इसकी हम लोग अलग से एक वो स्लाइड लेते हैं। इसमें हम लोग थोड़ा एक डिस्कशन करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि पूरा पाषाण काल में हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण पूरा पाषाण काल में जो कुछ साक्ष्य मिले थे और कुछ स्थल मिले थे, पूरा पाषाण काल के स्थल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो स्थल जो थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो था सबसे पहले था भीमबेटका।
भीम बेटका, यह कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यह किस चीज़ के लिए यह मध्य प्रदेश के किस स्थान पर पड़ता है? तो रायसेन। कहाँ पर पड़ता है? रायसेन, रायसेन में पड़ता है। और ये किस लिए फेमस है? तो यह शैल चित्र के लिए, शैलाश्रय चित्र के लिए यह फेमस है। शैलाश्रय मतलब पत्थर की मूर्तियों के लिए यह फेमस है। शैलाश्रय चित्र के लिए यह फेमस है, याद रखना है, आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद है भीमबेटका के बाद है अतिरम पक्कम। अतिरम अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम, यह कहाँ पर पड़ता है? मद्रास में, याद रखना है, मद्रास में पड़ता है। और यह मद्रास में पढ़ने के साथ साथ यह यहाँ पर क्या मिला था? हड्डियों से बने औजार। यहाँ पर क्या मिला है? हड्डी से बने औजार, औजार मिले हैं। और फिर उसके बाद तीसरा जो स्थान है, तीसरा जो स्थान है वो कौन है? तो वह है हथनौरा। क्या है? हथनौरा, हथनौरा, हथनौरा है। और यह कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और अब देखिए यहाँ पर असली कमाल हुआ था। नर्मदा नदी के किनारे यह स्थित है। हथनौरा कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है, याद रखना है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और यहीं पर हथनौरा पर ही, हथनौरा में ही सबसे पहले मनुष्य के जीवाश्म मिले थे। कहाँ पर मिले थे? मनुष्य, मनुष्य के जीवाश्म, जीवाश्म मिले थे। और किसने खोजा था? किसने खोजा था? तो अरुण सोनकिया। किसने खोजा था? अरुण, अरुण सोनकिया, अरुण सोनकिया ने खोजा था। कब खोजा था? तो 1982 ईस्वी में खोजा था, यह पता लगाया था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बारे में देखेंगे। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें भी जो है, इसमें कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो पहला जो साक्ष्य है, पहला साक्ष्य है, पहला साक्ष्य जो है, पहला साक्ष्य जो है, फर्स्ट साक्ष्य जो है, यह कहाँ पर मिला है? तो आदमगढ़। कहाँ मिला है? आदमगढ़, आदमगढ़ में मिला है। और आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद, होशंगाबाद में पड़ता है। और होशंगाबाद एमपी में पड़ता है, याद रखना है, होशंगाबाद एमपी में पड़ता है। दूसरा कहाँ मिला है? दूसरा जो मिला है महदहा, 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 यह मिला है महदहा में। और यह कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़। कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कहाँ पड़ता है? यूपी में, प्रतापगढ़ यूपी। और यहाँ पर कौन सा चीज मिला है? तो यहाँ पर जो मिला है वो मिला है आदमी और स्त्री के 100 एक साथ। क्या मिला है? आदमी और स्त्री के 100 एक साथ, एक साथ मिले हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि सराय नाहर एक स्थान है, सराय नाहर। तीसरा जो है वो है सराय नाहर। सराय नाहर कहाँ है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर जो मिला है 300 एक साथ मिले हैं। यहाँ पर एक साथ 300 मिले हैं, एक साथ 300 मिले हैं, याद रखना है। और एक और स्थान है, चौथा, चौथा स्थान है इसी काल से संबंधित, मध्य पाषाण काल से संबंधित है चौथा स्थान।
जो कि बागौर, क्या है उसका नाम, बागौर। बागौर है, यह कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में पड़ता है। यह सबसे बड़ा स्थल है, याद रखना है, यह सबसे बड़ा स्थल है। क्या है, सबसे बड़ा स्थल है। एक सेकेंड, सबसे बड़ा स्थल है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा जो है, तीसरा जो है यहाँ पर देखेंगे हम लोग, एक और है जो तीसरा है। तीसरा नौपाषाण काल में, नौपाषाण काल में कहाँ पर क्या मिला है, पाषाण काल, नौपाषाण काल में कहाँ पर कौन सी चीज मिली है, इसको हम लोग देखेंगे। तो नौपाषाण काल में जो था, सबसे पहले साक्ष्य कहाँ पर मिला है, राख का टीला। देखिए, राख का टीला मिला है मेहरगढ़ और अरे संगम कल्लू स्थान पर, राख का टीला, राख का राख का टीला मिला है, कहाँ पर मिला है, संगम कल्लू स्थान पर, संगम कल्लू स्थान पे। कहाँ पर मिला है, संगम कल्लू स्थान कहाँ पर मिला है, कर्नाटक, कर्नाटक में मिला है। और दूसरा जो है मेहरगढ़, मेहरगढ़, मेहरगढ़ में कुछ मिला है, ये तो मुझको याद नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। बलूचिस्तान, मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में। अब देखते हैं कोल्डी हवा में क्या मिला है, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा में मिला है जो, कोल्डी हवा में मिला है चावल की खेती के साक्ष्य, चावल की खेती के साक्ष्य, साक्ष्य मिला है, चावल की खेती का साक्ष्य मिला है यहाँ पे। अब देखेंगे कोल्डी हवा के बाद है बुर्ज होम, कौन सी चीज, बुर्ज होम। बुर्ज होम में क्या मिला है, बुर्ज होम कहाँ पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और यह कोल्डी हवा, बुर्ज होम में क्या मिला है, बुर्ज होम में जो मिला है मानव के साथ, यह पूछ देता है मानव के साथ, मानव के साथ पालतू पशु का शव, पालतू पशु का शव, वो भी दफनाया हुआ, दफनाया हुआ यहाँ पे मिला है। अब हम लोग देखेंगे आग ऐतिहासिक काल में, यहाँ से, यहाँ से जो है, यहाँ से हम लोग देखेंगे आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल में जो थी, लिपि के बारे में लोग जानते थे, याद रखिएगा, लिपि और अक्षर के बारे में लोग जानते थे, अक्षर के बारे में जानते थे लेकिन पढ़ नहीं पाए, पढ़ पढ़ नहीं पाए, याद रखना है, पढ़ नहीं पाए थे। और इसमें दो सभ्यताएं थी, वो बहुत फेमस सभ्यताएं थी, इसके बारे में पढ़ लेना है आप लोगों को थोड़ा सा। इसके बारे में विस्तृत से अगर मुझको मिलेगा तो मैं आप लोगों को किसी दिन बता दूंगा। जो है यह एक सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु
घाटी सभ्यता, और दूसरा है वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। आगे हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल कब से कब शुरू होता था? तो छठवीं शताब्दी से लेकर अब तक याद रखना है, अब तक। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज आती है? तो इसके अंतर्गत प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसके अंतर्गत कौन कौन से चीज आते हैं? तो प्राचीन इतिहास, फिर उसके बाद क्या आता है? मध्यकालीन इतिहास, फिर उसके बाद क्या आता है? आधुनिक इतिहास। याद रखना है, ये सब चीज़ें आते हैं। देखिए, मैं इतने चीज़ों को बता चुका हूँ। यहाँ से मैंने शुरू किया था कि लूसेंट मैं आप लोगों को बताऊंगा, और मैंने आप लोगों से कहा था कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ऐसे जो भी चीज़ें हैं अच्छी तरीके से बताई गई हैं। आप लोग को अगर अच्छी लगेंगी तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, नहीं अच्छी लगेंगी तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कुछ वैज्ञानिक, कुछ व्यक्ति हैं जो उनके उपनाम के नाम से जाना जाता है, तो हम उसको लिख के बता रहे हैं। मैं देखिए, यह सब चीज़ें मैं आप लोगों को पहले क्लास लिया हूँ, उस क्लास के बाद आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एक साइड लिखेंगे व्यक्ति, और एक साइड लिखें व्यक्ति के उपनाम, व्यक्ति का उपनाम, और फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का जो असली नाम है उसको हम लोग लिखेंगे। तो व्यक्ति का उपनाम में हम लोग लिखेंगे यहाँ से हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं भारत का। अब सबके नीचे भारत का लगा रहेगा। भारत का मैकैया वैली किसको बोलते हैं? मैकैया वैली किसको बोलते हैं? चाणक्य को। किसको बोलते हैं? चाणक्य का एक और नाम था विष्णुगुप्त। याद रखना है। भारत का मैं, अब सबके नीचे मैं वो लगा रहेगा भारत का। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग कि भारत का आइंस्टीन भारत का आइंस्टीन किसको कहते हैं? तो भारत का आइंस्टीन हम लोग किसको कहते हैं? आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं बता देता हूँ, नागार्जुन। किसको बोलते हैं? नागार्जुन। किसको बोलते हैं? नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन बोलते हैं नागार्जुन को। वयोवृद्ध पुरुष किसको बोलते हैं? भारत का वयोवृद्ध पुरुष। एक सेकेंड, इसको एक गलत लिखा गया है। वयोवृद्ध पुरुष किसको बोलते हैं? तो यह बोलते हैं हम लोग दादा भाई नौरोजी। किसको बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी। याद रखना है। फिर उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं? मार्टिन लूथर किंग। भारत का मार्टिन लूथर किंग। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको बोलते हैं? दयानंद सरस्वती। किसको बोलते हैं? दयानंद सरस्वती। याद रखना है, मार्टिन लूथर किंग। पुनर्जागरण का पिता, भारत का पुनर्जागरण का पिता भारत का। यह सब भारत का रहेगा यहाँ पे, सबके नीचे इस तरह से भारत का लगाएंगे।
भारत का पुनर्जागरण का पिता किसको हम लोग बोलते हैं? राजा राम मोहन राय। किसको बोलते हैं? राजा राम मोहन राय को हम लोग बोलते हैं। राजा राम मोहन राय। भारत का सिकंदर हम लोग किसको बोलते हैं? सिकंदर। सिकंदर किसको बोलते हैं? तो सिकंदर बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग भारत का क्या बोलते हैं? सिकंदर बोलते हैं। अब वहीं पर यहाँ से लाइन खींच लेंगे, उसके नीचे ही लिखते जाएंगे कि भारत का सिकंदर के बाद भारत का शेक्सपियर। यहाँ यहाँ से हम लोग लिखेंगे शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर किसको बोलेंगे? तो हम लोग कालिदास को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कालिदास को बोलेंगे। भारत का शेक्सपियर ग्लेडस्टोन। क्या बोलेंगे? ग्लेडस्टोन। भारत का ग्लेडस्टोन किसको बोलेंगे? तो भारत का ग्लेडस्टोन बोलेंगे दादा भाई नौरोजी को। क्या बोलेंगे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्लेडस्टोन। भारत का न्यूटन किसको बोलते हैं? न्यूटन। भारत का न्यूटन किसको बोलते हैं? ब्रह्मगुप्त। किसको बोलते हैं? ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त को बोलते हैं भारत का न्यूटन। कांट किसको बोलते हैं? कांट। कांट किसको बोलते हैं? कांत विश्व धर्म कीर्ति। धर्म कीर्ति। अब देखेंगे हम लोग मिल्टन किसको बोलते हैं? मिल्टन। भारत का मिल्टन किसको बोलते हैं? तो यह बोलते हैं हम लोग अश्वघोष को। अश्वघोष को बोलेंगे। अश्वघोष को बोलेंगे। याद रखना है, भारत का मिल्टन अश्वघोष को। भारत की कोकिला किसको बोलते हैं? भारत की कोकिला किसको बोलेंगे? तो कोकिला हम लोग बोलेंगे सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को बोलेंगे। नेपोलियन किसको बोलते हैं? याद रखना है, नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? हम लोग समुद्रगुप्त को बोलते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त। देखिए यह एक्स्ट्रा जानकारी है, और ऐसी जानकारी मुझको लगता है कि बहुत लोग पढ़ाते हैं, वो टीचर भी हैं जो आप लोगों को नहीं देते हैं जल्दी। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर दिए हैं और आप लोगों को बताएंगे। अब कहाँ पर हम लोग थे? नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? तो ये हो गया समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद जॉन ऑफ आर्क। भारत का जॉन ऑफ आर्क। जॉन ऑफ आर्क। भारत का जॉन ऑफ आर्क किसको बोलते हैं? रानी गोडिल्यू। रानी गोडिल्यू। रानी गोडिल्यू। गोडिनल्यू। गोडी एक सेकेंड। गोडिनल गोडिनल्यू। बिस्मार्क किसको बोलते हैं? बिस्मार्क किसको बोलते हैं? भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसको बोलेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क बोलते हैं। कश्मीर का अकबर किसको बोलते हैं? कश्मीर का अकबर। कश्मीर का कश्मीर का अकबर किसको बोलेंगे हम लोग? तो जैनुल अब्दीन।
जैनुल अबदीन अबादीन। तोतिए ए हिंद। तोतिए हिंद इसको बोलेंगे। और तोतिए हिंद के बाद तराने हिंद। तराने हिंद इसको बोलेंगे। ये दोनों चीज़ आप लोग बताइएगा। नहीं, मैं बता देता हूँ। तोतिए हिंद जो है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को बोलेंगे। और मोहम्मद इकबाल, तराने हिंद मोहम्मद इकबाल को बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे भारत के प्राचीन स्रोत में जो है साहित्यिक स्रोत में कौन कौन चीज़ें आती हैं, वैदिक विदेशी स्रोत और पुरातत्व स्रोत में। देखिए, मुझको लगता है कि इतनी टॉपिक यदि कोई इतने कम समय में कवर कर रहा है तो मैं हूँ, और कोई कवर नहीं कर सकता है। देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत में आता है वेद, फिर उसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ, क्या आता है ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, आरण्यक आरण्यक फिर उसके बाद आता है उपनिषद, उपनिषद फिर उसके बाद आता है पुराण, पुराण के बाद आता है वेदांग, वेदांग के बाद आता है स्मृति। विदेशी में क्या आएगा? अरबी लेखक, अरबी लेखक, फिर उसके बाद चीनी लेखक, चीनी लेखक, फिर उसके बाद आएगा यूनानी लेखक, यूनानी लेखक लेखक। पुरातत्व स्रोत में क्या आएगा? अभिलेख, अभिलेख, फिर उसके बाद सिक्के आएगा, सिक्के आते हैं, सिक्कों से भी हम लोग भारत के इतिहास का पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्मारक आएगा, स्मारक आएगा, फिर मुहरें आएंगी, मुहरें जो होती थी पहले के ज़माने में, मुहर लगाई जाती थी, ये सब आते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखेंगे वेद के बारे में। वेद कितने होते हैं इसको देख लेते हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पे लिखेंगे वेद। वेदों की संख्या जो होती है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, 4 है। कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद, ऋग्वेद, फिर उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद, फिर उसके बाद सामवेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब देखेंगे कि पूछता है कि सबसे पुराना कौन है, तो सबसे पुराना में पूछेगा तो सबसे पुराना यही है, और सबसे नया पूछेगा तो सबसे नया यही है, अथर्ववेद। अब देखेंगे कि संगीत का जनक किस वेद को बोलते हैं, तो सामवेद को संगीत का जनक बोलेंगे, संगीत का जनक। और यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है हमारा गद्य और पद्य दोनों में लिखा है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ये सब चीज़ें हैं। और अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में कौन सी चीज़ें हैं? जादू और टोना है, जादू टोना ये अथर्ववेद के अंतर्गत आते हैं। ये सवाल पूछे जाते हैं कि सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद, संगीत का जनक किस वेद को बोलते हैं? सामवेद को।
और सबसे नया कौन है? अथर्ववेद। और अथर्ववेद में क्या है? तो जादू और टोना, यानी जादू और टोना किस में है? तो अथर्ववेद में। और जब जादू टोना होगा तो यहीं पर औषधि के बारे में भी बात की जाएगी। औषधियाँ भी है, औषधि भी है, इसी में पाई जाती हैं। अब देखेंगे हम लोग पारी पारी इस सबको। यहाँ से देखेंगे कि सबसे प्राचीन तो है ही, लेकिन 10वें मंडल में समाज के बारे में बताया गया है। इस ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल में 10वें मंडल में क्या बताया है? समाज को 4 वर्ग में बांटा गया है। समाज को 4 वर्ग में बांटा गया है। तो 4 वर्ग कौन कौन है? 4 वर्ग कौन कौन है? 4 वर्ग कौन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। याद रखना है, शूद्र। अब इसी के तीसरे मंडल में क्या है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र है। क्या है? गायत्री, गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता, सूर्य देवता सावित्री को, सावित्री को समर्पित है। याद रखना है, ये सब चीजें पूछ देता है तो लोगों की हालतें खराब हो जाती हैं। चलिए, आशा करते हैं अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, मुझको लग रहा है कि 36 मिनट हुआ, इतना मुझको लग रहा है कि बेसिक है। अभी कल फिर से हम लोग इतिहास स्टार्ट करेंगे, इतिहास नहीं साइंस पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। और मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट एक बार करूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जरूर करिएगा, जरूर करें। और अपने दोस्तों को भेजें और लाइक भी करें, शेयर भी करें, और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएंगे तो अच्छी अच्छी जानकारियाँ जरूर मिलेंगी। चलिए, मिलते हैं अगले दिन साइंस के साथ। मैंने कक्षा 6 की साइंस पूरी इस एक सीरीज चला रहा था, उसमें कक्षा 6 की साइंस पूरे 6 वीडियो में मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है। आप लोग जाइए उसको देखिए, चैनल पर डल गई है। जो भी चीज़ें हैं, बेसिक बेसिक जानकारियाँ हैं कक्षा 6 की, पूरी पढ़ाकर मैंने आप लोगों को लिए डाल दी है, जिससे आप एक बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब कक्षा 7 की कल से स्टार्ट करेंगे, कक्षा 7 की स्टार्ट करेंगे कल से। और देखिए, ऐसी कोई बात नहीं कि बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, तो कक्षा 6 की स्टार्ट करेंगे और कक्षा 6 की आराम से पढ़ते रहेंगे। 2-3 दिन लगेगा, 2-3 दिन में कक्षा 7 खत्म कर लेंगे। 7 के बाद 2-3 दिन लगेगा, 8 खत्म कर लेंगे, फिर 9 खत्म करेंगे, फिर 10 खत्म करेंगे। और मुझको लगता है कि 15 से 20 दिन में हम लोग 10 तक की साइंस को पूरी खत्म कर देंगे। और जब पूरी साइंस खत्म हो जाएगी तो हम लोग करेंगे MCQ। किस टाइप के क्वेश्चन? जैसे एक यहाँ पे सवाल, ऐसे ऐसे यहाँ पे मान लीजिए कि एक सवाल है यहाँ पे 2 लाइन का, और उसके बाद 4 ऑप्शन, ए, बी और सी और डी। इस तरह से 4 ऑप्शन, A, B, C और D। और आप लोग इसमें से आंसर बताएंगे, कभी ए तो कभी बी, कभी सी तो कभी डी, लेकिन जब आप बताएंगे ए तो होगा बी। इस तरह से होता रहेगा। आप लोगों के लिए मैं ये स्लाइडें तैयार कर दूंगा, और आप लोग पूरी तरीके से जब तक सपोर्ट दिखाएंगे। 2-3 हज़ार तो सब्सक्राइबर करवाइए दोस्तों। लगभग मेरे पास अभी लग रहा है कि 200 भी सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में साइंस के साथ।